नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी लगातार चल रही है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है 51 की, वह आप लोग देखे होंगे। तो देखिए उसमें ये दरअसल आप लोग देखे होंगे उसमें उसका सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 51 का आपने सिलेबस देखा होगा और सिलेबस में एक बड़ा भाग आपका भारतीय संविधान का भी है, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी है, मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है और बहुत सारे पोर्शन नीति जैसे तत्व मूल अधिकार सब कुछ कंप्लीट कराया गया है। उसमें कई सारे सिलेबस का यह भाग है। तो इसीलिए आज से आप लोग का उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की का क्लास लगातार चलेगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। ठीक है, इसके ऐसा नहीं है कि इसके पहले क्लास नहीं चली थी, इसके पहले क्लास चली हुई थी लेकिन छिटपुट तरीके से अलग अलग तरीके से चल रही थी। लेकिन अब आज के बाद सिस्टमेटिक ढंग से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 51 की तैयारी कराई जाएगी। पूरा का पूरा जीएस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत सारे लोग जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वह भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी 51 की तैयारी कर रहे हैं वह भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हों, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर उनको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज जरूर कर सकते हैं अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो। ठीक है, तो यह है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। ठीक है, तो यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग दे सकते हैं। यह ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो यह जो पूरा कोर्स है यह आपका 999 रुपये का कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? देखिए, प्रस्तावना से मतलब एक संविधान के दर्शन से मतलब है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसका उद्देश्य क्या है। एक जैसे छोटा संविधान, लघु संविधान कहा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि बहुत कम अक्षरों में, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पंक्तियों में पूरा भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान का जो निर्माता है उनके विचार, उनके लक्ष्यों को इंगित कर देता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का यह पूरा चैप्टर है और पूरा का पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा। हो सकता है या एक क्लास में ना हो तो 2 या 3 क्लास में इसका पूरा का पूरा हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका कहिए या फिर प्रस्तावना कहिए, बात वही है। उद्देशिका भी कहा जाता है इसको और प्रस्तावना भी कहा जाता है। हर संविधान का एक दर्शन होता है और भारत के संविधान का भी एक दर्शन है। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्देशिका प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान की सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, यही उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गई। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि यह संविधान बनाया ही क्यों जा रहा है, इसका उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया कि संपूर्ण संविधान का दर्शन क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका मूर्त रूप प्रदान किया। उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अगर देखा जाए, अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है, तो भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। लेकिन अगर अम्बेडकर जी का नाम नहीं है और तब कहा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहेंगे, यानी प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा 1934 में रखा गया। यह जो डेट है 1934 है, मतलब एक वामपंथी नेता थे M.N. राय। M.N. राय ने 1934 में यह विचार रखा था। ठीक है, संविधान सभा
एक विचार रखा था लोगों के बीच, कांग्रेस नेताओं के बीच या बाकी लोगों के बीच कि संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा 1934 में रखा गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में दीजिएगा, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना, दोनों शब्द एक ही है, इसे बहुत कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, और जिन लोगों को भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी हो पेपर 1 की, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक ही कोर्स में आपको, एक ही कोर्स में एक ही प्राइस पर आप लोग यूपी और एमपी दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। उद्देशिका को संविधान सभा ने, देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। तो यही है, उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, कहाँ? संविधान सभा में, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार की उद्देशिका कि संविधान सभा का गठन किया गया है संविधान निर्माण के लिए। तो संविधान का निर्माण क्यों किया जा रहा है, संविधान निर्माण का उद्देश्य क्या है, इसके लिए। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष रखा। ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। प्रस्तावना जो है प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब ये होता है कि जो न्यायालय के द्वारा लागू होता है, न्यायालय जिसे लागू करवा देता है, जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार को न्यायालय लागू करवाता है। अगर मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ हुआ तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय उसे लागू करवाएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, अब देखिए यह भी डेट इम्पॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा तरह से बनकर तैयार हो गया था यार, पूरी तरह से संविधान बनकर तैयार हुआ था। वह डेट कौन सा था? वो 26 नवंबर 1950, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को यह भारत का जो संविधान था वह स्वीकृत हुआ था। ध्यान रखिएगा, शब्दों पे गौर करिएगा, अगर आप शब्दों पे गौर नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो और बहुत सारे प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या है? स्वीकृत हुआ था, अंगीकृत हुआ था और अधिनियमित हुआ था। यह प्रश्न आ सकता है कि स्वीकृत कब हुआ था? तब भी 26 नवंबर 1949। अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949। अधिनियमित कब हुआ था? तब भी 1949। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तब भी 26 नवंबर 1949। जब तक, इसमें हर प्रश्न के लिए 26 नवंबर 1949 रहेगा, ध्यान रखिएगा। जब तक यह नहीं कहा जाएगा कि संविधान लागू कब हुआ, तब आपका 26 जनवरी 1950। जब तक यह नहीं कहा जाएगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, अगर यह कहा जाए हमारा संविधान कब लागू हुआ, लागू शब्द रहेगा, तभी आपका 26 जनवरी 1950 रहेगा। नहीं तो उसके अलावा हमेशा 26 नवंबर 1949 रहेगा। और यह परीक्षा में प्रश्न पूछ रहा है, लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न का उत्तर वो लोग गलत बता देते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय। अच्छा ये बताइए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनने में, आगे मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो क्या जरूरत था इसे 2 माह और लेट करने की। ठीक है, तो 2 माह और लेट किया गया, 26 जनवरी को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है, दरअसल ये जो 26 जनवरी है यह एक ऐतिहासिक दिन था। आपको बता दें 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1929 को, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? नेहरू जी ने किया था, नेहरू जी ने किया था। और यह रावी नदी के तट पर और भारत का तिरंगा फहराया गया था 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। अतः उस दिन की याद में, उस दिन को अमर करने के लिए, 26 जनवरी के दिन को अमर करने के लिए कि वह दिन सभी को याद रखा जाए, और इसी दिन स्वराज बनाने का भी निर्णय लिया गया, स्वराज दिवस। ठीक है, तो इस दिन को अमर बनाने के लिए, 26 जनवरी के दिन को अमर बनाने के लिए, उसे महत्व दिलाने के लिए 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान इसी दिन लागू हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, क्षमा करिएगा यहाँ दिसंबर 1929 है, दिसंबर 1929 में की गई, नहीं, दिसंबर 1929 में घोषणा की गई थी। हाँ, दिसंबर 1929 में क्या की गई? घोषणा की गई। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया इसीलिए दिन। तो यह घोषणा कब हुआ था? अगर ये कहा जाए पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तब आपका 26 जनवरी 1929 होगा, 26 जनवरी 1930 होगा। ठीक है, और पूर्ण स्वराज बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला देखिएगा, संविधान सभा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा का चुनाव मतलब संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, आप जानते हैं, लगभग 284 सदस्य थे, 284 सदस्य थे, जिन लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया। किसी एक व्यक्ति का इसमें हस्तक्षेप नहीं था, बहुत सारे लोग थे इसमें। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए हैं बाकायदे संविधान में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान बनने के दौरान भी दिवंगत हुए हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। संविधान बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था, लगभग 284 सदस्यों का योगदान था। तो जो 284 सदस्य आए थे, क्या वह निर्वाचित होकर आए थे? हाँ, वह निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा उनका चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। मतलब हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था, वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप सांसद का चुनाव में भाग लेते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, विधायक के चुनाव में आप प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहे हैं। आपके द्वारा निर्वाचित छोटे छोटे प्रतिनिधि जाकर राज्यसभा में वोट करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही है। ठीक है, आगे देखिएगा, संविधान सभा में कुल 389 सीटें हैं। संविधान सभा में कितनी सीटें हैं? 389 सीटें संविधान सभा में थी। इसमें ब्रिटिश भारत की 296 और देसी रियासतों की 93। तो कुल मिलाकर 389 सीटें संविधान सभा में थी। इसमें ब्रिटिश भारत की जो थी वह 296, ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी? 296, और देसी रियासतों की कितनी थी? 93। यह डेट निश्चित रखिएगा ध्यान, कितनी सीटें थी संविधान सभा में? कुल 389। ब्रिटिश भारत की कितनी थी? 296, देसी रियासतों की 93 थे। तो यह देखिएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटिश कुल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389, ब्रिटिश भारत की 296 और देसी रियासतों की 93 सीटें थी। जिसमें ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें थी? 208, और मुस्लिम लीग की कितनी थी? 73, और अन्य छोटे दलों को 15 सीटें मिली थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं भाग ली थी? 9 महिलाएं थी। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें कितनी महिलाएं भाग ली थी? पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो यह 9 महिलाएं थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट है कि 389 सीटें थी, जिसमें 296 ब्रिटिश
भारत के लिए और 93 देसी रियासत के लिए। और ब्रिटिश भारत की जो सीटें थी उसमें कांग्रेस को 260 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। अन्य छोटे दलों को 15 सीटें मिली थी और 9 दिसंबर 1946 की बैठक में 9 महिलाएं उपस्थित थीं। मतलब महिलाओं की भी बढ़ चढ़कर भी हिस्सेदारी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें थीं, 9 महिलाएं थीं। आगे देखिएगा, संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में श्री BN राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो विश्व के 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। आमतौर पर हम 8-10 देशों को जानते हैं जहाँ से कुछ न कुछ लिया गया था। जैसे समवर्ती सूच का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया था कनाडा से लिया गया था, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था, मूल कर्तव्य हम जानते हैं रसिया से लिया गया था। तो इस तरह की बातें थी, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ के संविधान का अध्ययन किया गया था, वहाँ से भी कुछ विशेषताएँ ली गई थी। 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था संविधान बनाने में। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन, ये समय जरूर ध्यान रखिएगा, इतना समय लगा था फाइनल ड्राफ्ट बनाने में। ठीक है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, देखिए 3 वाचन हुआ था कुल मिलाकर। संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। पहला वाचन जो चला था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन जो चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन जो चला था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये 3 वाचन कुल हुए थे। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1946, और फिर 15 नवंबर 1946 से 17 अक्टूबर 1949, फिर आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इस तरह से 3 वाचन आपके हुए थे। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। हाथी जो था वह संविधान सभा का प्रतीक था, ध्यान रखिएगा। SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। SN मुखर्जी जो थे वह संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। संविधान सभा का जो 7वां अधिवेशन था, कुल 11-12 अधिवेशन हुए थे, तो संविधान सभा का जो 7वां अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी को क्या दी गई थी? श्रद्धांजलि दी गई थी। ठीक है, और SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। यह भी बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को, जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। भाई सुरक्षित तो रखा ही जाएगा, वह भारत देश की धरोहर है। मूल संविधान, वो उसकी पांडुलिपि की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं उनको हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा था। यह पूर्णतः हस्तलिखित है और इसे हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। संविधान के पृष्ठों हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। अच्छा, जो संविधान का हिंदी संस्करण है उसको सजाने का कार्य, मतलब चित्र बनाने का, चित्रात्मक तरीके से सजाने का जो कार्य था वह शांति निकेतन के कलाकार थे नंदलाल बोस, इनके द्वारा किया गया था। यह संविधान के में कुछ चित्र बनाए थे नंदलाल बोस। लेकिन लिखने का कार्य किसने किया है? संविधान को लिखने का, बाद में लिखा तो संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया, लेकिन उसे अच्छी शैली में लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। अगला देखिएगा, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी। जो पूर्व संविधान था पहले का, जो इसमें जैसे मेरा शुरुआती संविधान जो है, जो मूल संविधान है उसमें कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हैं और कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हैं। 465 अनुच्छेद, हालांकि 465 अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद में ही उनको इंक्लूड किया गया है, 1, 2, 3, 4 करके। ठीक है, तो 465 अनुच्छेद मान सकते हैं और 25 भाग हैं और कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, यह परीक्षा में आता है और इसे जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, केशवानंद भारती एक थे और उन्होंने केरल राज्य का यह मामला था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। 1973 का यह मामला है, 1973।
1973 का यह मामला है, जिसमें न्यायालय ने न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका जो है क्या है, संविधान का अंग है। उद्देशिका संविधान का अंग माना है। किस वाद में? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 वाद में कहा है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का अंग क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, अतः प्रस्तावना क्या है, संशोधन किया जा सकता है। जो संविधान का अंग है उसमें संशोधन बिल्कुल हो सकता है, तो संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए भी किया जा सकता है। यह बात है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में न्यायपालिका ने कही है। अगला देखिएगा, उद्देशिका में केवल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, तो यह परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कितनी बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे देता रहता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है, तो वह 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ये कब हुआ है? 1976 हुआ है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है, और इसमें क्या है, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में बना था, संशोधन हुआ था 1976 में, लेकिन यह जो संशोधन था यह लागू कब हुआ? संशोधन तो हो गया, 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, लेकिन यह जो लागू होता है 1 जनवरी 1977 में जाकर लागू होता है। तो यह दोनों डेट आपको ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1977 से संविधान जो 42वां संविधान संशोधन था वह लागू हुआ है। अगला देखिएगा, 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। देखिए, संविधान दिवस तो 26 दिसंबर से संविधान दिवस मनाया जाता है, आपको पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 2015 से हुई है, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 125वां जन्म वर्ष है। 125वां जन्म वर्ष है, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, तो यह आपका कंप्लीट हुआ है। अभी बहुत सब कुछ है संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन एक चीज़ और देख लेंगे यहाँ पर आप लोग। देखिए, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को मैं बताया हूँ कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका भारतीय संविधान की जो उद्देशिका थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कहाँ प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जुलाई 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को कंफ्यूज हो रहा है सुनो, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, स्वीकृत। लेकिन यहाँ तो 22 जुलाई है, तो यहाँ पर अलग टॉपिक है। देखिए, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? भारत का जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, ठीक है, जिसमें केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है और नीचे हरा रंग है और बीच में अशोक चक्र घूमता हुआ है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्र ध्वज है इसे अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा क्या है? अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। देखिए, और भारत का राष्ट्रपति भी, ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी 24 जनवरी 1950 को बने। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति तीनों 24 जनवरी 1950 को। और तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला देखिएगा, संविधान निर्माण से संबंधित कार्य और समितियां। तो कुछ समितियां भी हैं, ध्यान रखिएगा आपसे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। देखिए, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, यह क्या है? जवाहरलाल नेहरू की रचना में थी। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति जो थी वह जवाहरलाल नेहरू के लिए थी। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इन समितियों के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार
एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, कौन था? अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। और भी कई सारी समितियाँ हैं, अगले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।